नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एग्री नॉलेज बाय मंजेश में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की खेती के बारे में। गेहूं की खेती होती क्या है, इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, जो काफी परीक्षा के महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो रिलेट करते हैं, हर एक एग्जाम में काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। एक एक चीज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने जरूरी है। हम अपनी टीम के साथ में जल्द ही ऑनलाइन क्लास लेके आ रहे हैं। जी हाँ, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके और भी मेंबर बन गए हैं। उनके साथ में जो हमारे मेंबर हैं, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं और अच्छी पोस्ट पे हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास पढ़ाएंगे आप लोगों को। इससे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल एग्री नॉलेज बाय मंजेश और यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज बाय मंजेश को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि टाइम टू टाइम आप लोगों के पास नोटिफिकेशन या फिर जो भी हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आसानी से उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू। इसके साथ अब हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। गेहूं की खेती होती क्या है? हालांकि गेहूं की खेती का जो बॉटनिकल नेम है, जो वानस्पतिक नाम कह सकते हैं, वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है जनरल। जो हेक्साप्लाइड होता है, जिसको सटगुड़ित गेहूं बोलते हैं, वो हमारी चपाती बनाने के काम में आता है। वही सबसे ज्यादा 90% वही यूज किया जाता है। तो इसको हम जनरली जानते हैं कि ये ट्रिटिकम एस्टिवम। बट इसके अलावा भी हमारी गेहूं की कई सारी स्पीसीज हैं, जिनके बारे में एक एक करके हम बताएंगे कि उनका बॉटनिकल नेम क्या होता है और उनका यूज क्या होता है और उनके क्रोमोसोम नंबर यानी कि गुणसूत्र नंबर क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे गेहूं की बेसिक जानकारी क्या है। गेहूं एक ग्रेमिनी कुल या घास कुल का पौधा है और इसके साथ में इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिण पश्चिम एशिया यानी कि टर्की देश माना जाता है। विश्व में गेहूं का खाद्यान्न उत्पादन सबसे ज्यादा है, इसीलिए गेहूं को खाद्यान्नों का या फिर अनाज का राजा बोला जाता है। इसके बाद में धान का नंबर आता है, जो कि दूसरे नंबर पे है। और भारत गेहूं के क्षेत्र व उत्पादन की दृष्टि से विश्व में द्वितीय स्थान रखता है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का धान के बाद दूसरा स्थान है। वहीं उत्पादन में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा अग्रणी राज्य बोले जाते हैं, या कह सकते हैं प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करते हैं, यानी कि प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा स्टेट करता है, तो वो पंजाब राज्य है। कभी उत्तर प्रदेश, कभी पंजाब, ऐसे इनका चलता रहता है। हालांकि पंजाब नंबर 1 पे माना जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। अगला है ये जो अ, हमारे जो चपाती बनाई जाती है उसमें एक जीन पाया जाता है जिसको ग्लूटीन बोलते हैं। ये बच्चों के हालांकि बच्चों को खाने में का को प्रभाव डाल सकती है, लेकिन इसको इसके बिना चपाती बनाना संभव नहीं है। गेहूं का जो पुष्प क्रम होता है उसको स्पाइक बोला जाता है और गेहूं के बीज को पेरियोप्सिस बोला जाता है या दाने को पेरियोप्सिस बोला जाता है। गेहूं का जो टेस्ट वेट है उसकी भी बात कर लेते हैं। 42 ग्राम्स इसका जो जनरल वेट टेस्ट वेट होती है, यानी कि 1000 दानों का जो वजन होता है वो 42 ग्राम्स होता है, यानी 42 ग्राम होता है। अब हम बात करेंगे जो इसमें महत्वपूर्ण एक खरपतवार पाया जाता है, फ्लैरिस माइनर, जिसको मामा भी कहते हैं या फिर गेहूसा भी कहते हैं, गुल्ली डंडा भी कहते हैं। उसका टेस्ट वेट कितना होता है? इसका 2 ग्राम 1000 दानों का वजन होता है। हालांकि गेहूं की जो फ्लाइरिस माइनर है, गेहूंसा है या गुल्ली डंडा, उसकी तो आगे खरपतवार नियंत्रण मैनेजमेंट ऑफ वीट में बात करेंगे। अब इसके बाद में हम इसके सीज के बारे में एक नजर डाल देते हैं कि इसके सीज कौन कौन सी हमारी होती है। स्लाइड इज नॉट मूवेबल, ओके। गेहूं की फसल रबी की प्रमुख फसलों में से एक है, इसलिए किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। जैसे कि गेहूं का 1964 में क्या और 64-65 में सिर्फ इसका प्रोडक्शन था वो 12.26 मिलियन टन था, 12.26 मिलियन टन था। जो साल 2019-20 में लगभग कितना हो गया, 107.18 मिलियन टन हो गया। एक ऐतिहासिक उत्पादन शिखर पर पहुंच गया है हमारा इंडिया। गेहूं का लगभग 97% जो क्षेत्र है वो इरिगेटेड के अंदर आता है, सिंचित क्षेत्र जिसको कह सकते हैं।
और गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन यापन हेतु मुख्यतः रोटी के रूप में प्रयोग करता है, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश मुख्य फसल उत्पादक राज्य हैं। गेहूं की मैंने पहले ही बताया, गेहूं की सबसे ज्यादा जो खेती होती है उत्तर प्रदेश में होती है, फिर पंजाब में होती है, उसके बाद हरियाणा में होती है। नेक्स्ट अब बात करेंगे गेहूं की प्रजातियां, यानी इसके सीज कौन कौन से होते हैं। गेहूं की जो निम्न प्रजातियां भारत में उगाई जाती हैं उनके बारे में जानते हैं। ट्रिटिकम डाइकोकम, जिसको इमर गेहूं बोला जाता है, इसमें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कह सकते हैं 28 या 28 होते हैं। यह एक चतुर्गुणित प्रजाति है। ये याद रखने योग्य बात है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन काफी मात्रा में कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एमर गेहूं या ट्रिटिकम डाइकोकम में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं और ये कैसी प्रजाति, चतुर्गुणित है या हेक्साप्लाइड है या डाइप्लाइड है या टेट्राप्लाइड है। तो हमको चतुर्गुणित टिक करना है। मैक्रोनी या कठिया, माफी चाहेंगे, इमर गेहूं का जो यूज है वो उपमा बनाने में काम आता है। और ये जो माइक्रोनी हमारा गेहूं है, इसमें गुणसूत्र संख्या 28 होती है, 28 होती है, इसको द्विगुणित गेहूं भी बोलते हैं। और इससे गेहूं सेवइयां या सूजी बनाई जाती है। अब आता है ब्रेड व्हीट या ट्रिटिकम बुल्गेरिया, इसमें 42 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ब्रेड व्हीट का मतलब है कि ब्रेड के काम में आता है, सबसे ज्यादा ब्रेड इससे बनाया जाता है। अगला है मैक्सिकन या पौना गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिमो, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है इंडिया में। हमारे 42 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं और षटगुणित प्रजातियां बोली जाती है। भारतीय बोना गेहूं या ट्रिटिकम स्टेरोकोकम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी ये स्पीसीज है, और ये गेहूं पहली बोनी जीन है जो डॉक्टर नॉर्मन सॉरी ओके अब बात करेंगे कि हमारी जो सिंगल जीन डॉर्फ वैरायटी है, या फिर कह सकते हैं एक सूत्री, किस्में कौन कौन सी होती है। एक तो होती है हमारी RR21, जिसका हम अ, सोनालिका बोलते हैं। लरमा रोजो है, सुजाता है। ये हमारी कौन सी है, सिंगल जीन डॉर्फ वैरायटी है। डबल जीन वाली कौन सी है, प्रताप, जिसको HD 1981, HD 2329, कल्याण सोनारा 64, छोटी लरमा, जनक, अर्जुन या HD 2009, लोकफल, ये हमारी कौन सी है, डबल जीन वाली वैरायटीज। ट्रिपल जीन वाली कौन सी होती है, UP 301, हीरा लाल मोती बादशाह, ये हमारी ट्रिपल जीन वाली वैरायटी है। और ड्यूरम या कटिया गेहूं जिसको बोलते हैं, इसमें एक तो है राजस्थान 911, मेघदूत, गिरिजा, सैलजा, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अच्छी होती है ये सैलजा वैरायटी। और उसके बाद में हम बात करेंगे, अगला हमारा है असिंचित दिशा, तो असिंचित या नॉन इरिगेटेड कह सकते हैं, या हमारी ड्राई लैंड होती है, उसके लिए कौन कौन सी हमारी होती है वैरायटीज, और सिंचित के लिए कौन कौन सी होती है। असिंचित के लिए है सबसे पहले मगहर या 8027 बोल सकते हैं, इंदिरा के 8962, गोमती के 9465, और हमारी अगली वैरायटी है 9644, मंदाकिनी के 5251, 9251 एवं HBR 77 आदि वैरायटी। सिंचित दशा में कौन कौन सी वैरायटी, एक तो होती है देर से बुआई वाली और एक होती है समय से। देर से बुआई वाली हमारी ये वैरायटीज हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ये आपको याद करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आप बाद में भी याद कर सकते हैं। इसमें जो हमारा खाद उर्वरक है, कह सकते हैं फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, अच्छी उपज के लिए 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद डालनी चाहिए मृदा जांच के बाद। गेहूं का जो हमारी फसल है, जो टाइम से फसल हमारी होती है, उसके लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास की जरूरत होती है। अगर हमने देर से बुआई करी है तो देर से बुआई की जाती है, उसके लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास की जरूरत होती है। गोबर खाद आदि नाइट्रोजन के साथ मिलाया जाता है पहली जुताई करने के बाद, खेत की तैयारी के साथ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हमारा बुआई की विधियां तथा बीज की मात्रा क्या होती है। गेहूं की बुआई सामान्य समय पर अगर की जाती है तो 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त मात्रा में जरूरत होती है इसकी। और इसकी हमारी जो विधियां है, मेथड ऑफ
सोइंग है। इसके पहली हमारी विधि है छिटकमा विधि। हमने एक एक करके दिखाया है, पिक्चर भी है इसमें। एक तो छिटकमा विधि है जो हल्के पीछे खून में बुआई की जाती है या फिर ऐसे हाथ से बिखेर दिया जाता है। एक हमारी है हल्के पीछे हाथ से बुआई करना, या इसको बोलते हैं कैरा विधि। देसी हल के पीछे नाई बांध कर बुआई करना, इसको बोलते हैं कोरा विधि। केरा विधि क्या होती है? जब हमारा खेत बिल्कुल तैयार हो जाता है, गीली मृदा होती है, उसमें एक बार देसी हल को चलाया जाता है और जो फरो बनता है या कूड़ बनता है, उसमें हम बाहर से एक एक दाना ऐसे डालते हुए बुआई करते हैं। अगला है हमारा देसी हल के पीछे या नाई बांधकर, जिसको कोरा विधि कहते हैं। जो हमारा देसी हल है, ये हमने यहाँ पे दिखाया है, बट इसमें थोड़ा हल्का वो क्लियर पिक्चर नहीं आया है। ये यहाँ पे एक पाइप सा लगा होता है, ऊपर ये नाई होती है। नाई में हम क्या करते हैं, नाई में बीज को डालते हैं। इसी विधि से जब बुआई की जाती है तो उसको कोरा विधि बोलते हैं। हमारा जो शून्य कर्षण सीड ड्रिल विधि है, ये हमारा हैप्पी सीडर से बुआई करती है। ये अधिकतर जीरो टिलेज, जहाँ पे जुताई खुदाई नहीं की जाती है, या फिर ऐसे खेत होते हैं जहाँ पे ज्यादा वेटलैंड्स होती हैं, या फिर उनमें हमारी जुताई करना या फिर धान की कटाई के बाद में जुताई करना पॉसिबल नहीं है, या हमारे जो स्ट्रा है जिसको हम कंबाइन से हार्वेस्ट करने के बाद छोड़ देते हैं, वो जलाने से अच्छा होता है कि वो उसी में सॉइल में हमारा डिकम्पोज हो जाता है इसकी बुआई के बाद में। तो ये हम हैप्पी सीडर का प्रयोग करते हैं। जनरली ये जो शून्य कर्षण सीड ड्रिल होता है, इसको हैप्पी सीडर या टर्बो सीडर बोलते हैं। सीड ड्रिल द्वारा ये हमारा देसी टाइप का जो कल्टीवेटर में फिटेड होता है, इसमें एक पार्ट में हमारा यूरिया और डीएपी या फिर जो हमारा खाद होता है उसको डालते हैं, मेन्योर को, और एक में ग्रेन या फिर कह सकते हैं बीज को डालते हैं, गेहूं के बीज को डाला जाता है। ये सीड ड्रिल द्वारा बुआई होती है। अगला हमारा है डिबलर द्वारा बुआई कैसे की जाती है। एक हमारा यंत्र होता है, इसमें यहाँ पे पोर होता है, और इसको जब दबाया जाता है तो एक दाना निकल के इसमें हमारा सॉइल में अंदर चला जाता है। इसको डिबलर मेथड बोलते हैं। फर्ब मेथड क्या होती है? फर्ब मेथड ये होती है कि साथ साथ में हमारे जो ये बंड टाइप के ये होते हैं या फरो होते हैं, इनको कह सकते हैं, रीज बनाते हुए साथ में करता है। और यहाँ पे हमारी एक नली लगी होती है, नली से हमारा बीज और खाद गिरता रहता है दोनों साइड में, और ये इसकी जो चौड़ाई होती है वो 22.5 सेंटीमीटर मेंटेन की जाती है। 22.5 सेंटीमीटर ये एक लाइन से दूसरी लाइन का ये यहाँ पे मेंटेन होता है, फिटेड होता है, ऑटोमेटेड फिटेड होता है। इसको फर्क विधि बोलते हैं बुआई की। अब सिंचाई की हमारी क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती है? जो हमारी सिंचाई की अवस्था होती है वो पहले तो हमारी जो CRI स्टेज होती है, जिसको बोलते हैं 20 से 21 दिन बाद आती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर इसमें टाइम से बुआई नहीं करते हैं तो लगभग 15 से 30% इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो हमारी जो पहली सिंचाई है वो 20 से 25 दिन के अंतर में या फिर 21 दिन कह सकते हैं, और दूसरी जो हमारी सिंचाई है उसको 30 से 35 दिन। तीसरी सिंचाई हमारी कह सकते हैं जो लेट ज्वाइंटिंग, जो हमारे 2G किल्ले निकलते हैं, या 40 से 50 दिन बाद कह सकते हैं। तीसरी सिंचाई सुशांत अवस्था अर्थात बुआई के लगभग 60 से 70 दिन बाद की जाती है। और चौथी सिंचाई फ्लावरिंग के टाइम की जाती है। और पांचवी सिंचाई दूध बनने तथा शिथिल अवस्था या 100 से 120 दिन में करते हैं। हमारे जो खरपतवार नियंत्रण है, इसमें हमने सकरी पत्ती वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को अलग अलग मेंटेन किया हुआ है। अलग अलग हम बताएंगे कौन कौन से सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो में सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का अच्छे से वर्गीकरण किया, उनका मैनेजमेंट भी बताया है कैसे किया जाता है। सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए जो गेहूं में सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वो गेहूंसा या गुल्ली डंडा जई होते हैं। इनमें होता क्या है, अगर बुआई के पहले हमने पेंडिमेथिलीन की मात्रा 30 ईसी स्टॉम्प, जिसको मार्केट में बोलते हैं, 800 से 1000 लीटर पानी में डाल के बुआई के पहले ही इसको डाल दिया जाता है, तो ये कंट्रोल हो जाते हैं। या फिर कह सकते हैं सल्फर सल्फ्यूरान या मेट सल्फ्यूरान की 20 AI तथा मेट सल्फ्यूरान की 5 AI को लगभग 400 से 600 लीटर पानी में घोल करके आप 30 से 35 दिन बाद डाल सकते हैं। और उसके बाद में हमारे कई लोग ये पूछते हैं कि जो हमारा यूरिया डालने का या फिर फर्टिलाइजर डालने का
और ये हमारा खरपतवार नाशी डालने का एक महत्वपूर्ण टाइम होता है, उसका वेरिएशन यानी कि अंतर कितना होना चाहिए, किसान भाइयों के लिए आवश्यक जानकारी है। इसका अंतर लगभग 7 से 8 दिन का होना ही चाहिए। अगर आपने पहले खरपतवार नाशी का प्रयोग किया है तो आप 8 से 10 दिन तक फर्टिलाइजर या फिर हमारा यूरिया जो नाइट्रोजन देते हैं उसको बिल्कुल मत दें। उसके बाद में आप इनका दोनों का एक साथ में यूज नहीं करना चाहिए। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, जो हमारा कृष्ण, बथुआ, हिरनपुरी, सैंडी, चटरी मटरी, जंगली गाजर आदि, इनके नियंत्रण के 2,4-डी एथाइल एस्टर 36% या फिर ब्लाडेक्स सी विडॉन के नाम से मार्केट में उपलब्ध रहेगा। इसकी 1.4 किलोग्राम मात्रा अथवा 2,4-डी लवण 80% फेरानॉक्स टाइप फासाइड के नाम से मिलेगी आपको। इसकी 0.6 to 5 किलोग्राम मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं 25 से 30 या 35 दिन में। अगला हमारा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से, इसको ये हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं कि गेहूं के कौन कौन से कीट होते हैं, या फिर कह सकते हैं प्लांट प्रोटेक्शन में जो दीमक है या फिर मोइला एफिड जैसिड जिनको बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई है, भूरी मकड़ी या तेला जिसको बोलते हैं, चूहा नियंत्रण कैसे किया जाता है, इनकी कंट्रोल की जो हमारे रसायन है उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो अब इनको हम एक एक करके जानेंगे कौन कौन से होते हैं। एक दीमक होता है। दीमक गेहूं की पौधे के जड़ें काटकर फसल को बहुत हानि पहुंचाता है। इसके लिए हम बीज जो हमारा होता है, सीड को पहले तो सीड ट्रीटमेंट करके ही बोना चाहिए। लगभग 20 से 25 किलोग्राम मात्रा जो जो हमारा, सॉरी माफी चाहेंगे, बीज क्लोरपाइरिफॉस होता है, उसको 2 ml पर केजी के हिसाब से बीज में मिक्स कर लेते हैं, या फिर हम सॉइल में 20 से 25 किलोग्राम हमारा जो फ्यूराडान होता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, क्यूनोलाफॉस भी डाल सकते हैं। इनको हम दीमक के कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा एफिड। एफिड के लिए इमेडा क्लोरोप्रिड होता है। इमेडा क्लोरोप्रिड के लिए 0.75 ml पर लीटर के हिसाब से आप इमेडा क्लोरोप्रिड की मात्रा का यूज कर सकते हैं। और इस अगला है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई क्या होता है, ये कि पौधे की नई पत्तियों के रस को चूस जाती है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 SL की आधा लीटर या फोसोलोन 35 EC की 0.75 लीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अगला है हमारा भूरी मकड़ी, या जिसको तेला भी बोलते हैं। भूरी मकड़ी का प्रकोप दिसंबर में अधिक होता है। ये दिसंबर का टाइम आता है, उसमें ये भूरी मकड़ी का ज्यादा ही इन्फेस्टेशन होता है, या फिर ये ज्यादा फैलता है। इसके मैनेजमेंट जो इसको नियंत्रण करने के लिए क्या डालते हैं, डाइमेथोएट या डाइमेथोएट 30 EC 1 लीटर, या फिर मिथाइल डाइमेटोन 25 EC या फार्मोथियोन 25 EC का 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में डाल के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। चूहा नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं, चूहा नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा नियंत्रण जिंक फॉस्फाइड है। इसको आप याद कर सकते हैं, जिंक फॉस्फाइड बहुत ही बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसका चूहे के नियंत्रण के लिए खास तौर पे। अगला हमारा है रोग। इसमें हमारे जो रस्ट है ना, रस्ट इनमें जो हमारा क्या कहते हैं, भूरा है, भूरा रस्ट या ब्राउन रस्ट बोलते हैं, और एक हमारा होता है ग्रीन रस्ट या फिर ब्लैक रस्ट बोलते हैं उसको। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो गेहूं का पांड रतुआ जिसको बोलते हैं, ये इसके लिए फंजीसाइड जो हमारे आते हैं, बीटावैक्स है या फिर कह सकते हैं रिडोमिल है, इनकी मात्रा 2.2 से 2.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से सीड को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके बाद बुआई कर सकते हैं। अगला हमारा है पांड रतुआ, या जो पांड रस्ट होता है, भूरा रस्ट। अच्छा, ये पांड रतुआ तो ये इसकी एक ही बात है, ये तो हमने बता दिया। करनाल वंट के बारे में बात करेंगे। करनाल वंट क्या होता है,
करनाल बंट हमारा जो जिसको बोलते हैं कि ये गेहूं का कैंसर रोग जिसको बोलते हैं, गेहूं का कैंसर रोग के नाम से भी ये जाना जाता है। काफी मात्रा में हमारा जो ये गेहूं का पौधा है इसके बीच में धारियां सी बन जाती है और बीच में सड़न जैसी उपलब्ध हो जाती है, तो इसको करनाल बंट बोलते हैं। और एक हमारा आता है ये पर्ण झुलसा या लीफ ब्लाइट आता है। लीफ ब्लाइट जो होता है वो पत्ती में ब्लाइट जो छोका टाइप में पत्तियां हो जाती है, झुलस जाती है। इसके कंट्रोल के लिए भी हम मैंकोजेब या फिर विटावैक्स से इसको सीड को अपने या फिर थीरम को सीड से ट्रीटमेंट करके बुआई करनी चाहिए। अगला है ध्वजकंड या फ्लैग स्मट इसको बोलते हैं। इस रोग के कारण संक्रमित पौधे की पत्तियां अधिक लंबी, मुड़ी हुई तथा प्रारंभ में चंडी जैसे रंग की दिखाई देती है, जो कि बाद में कवक बीजाणुओं के बनने से काली होकर टूट भी जाती है। ऐसे पौधों की बालियां नहीं बनती हैं। इनके कंट्रोल करने के लिए 2.5 ग्राम पर किलोग्राम के बीज हिसाब से बीज को कार्बोक्सिन जिसको भी बोलते हैं, विटावैक्स 75 WP या फिर कार्बेंडाजिम पाविस्टीन 75 WP से इसको सीड ट्रीटमेंट करके बुआई की जा सकती है। अगला है कटाई का। जब गेहूं दाने पक जाते हैं, सख्त हो जाए और उनमें नमी का अंश 20 से 25% तक आ जाए, फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई हंसिए से की जाती है। ये हंसिए से कटाई करते हुए एक मैंने इसमें व्यूज दिखाया है, या फिर आप कंबाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा आपको उचित होता है। आप आपके यहाँ उपलब्ध है उससे आप कटाई कर सकते हैं। और कटाई करने के बाद 2 से 3 दिन तक खलियान में सूखने दिया जाता है इसको, या फिर खेत में ही पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद इसकी थ्रेसिंग कर लेते हैं। उपज क्या होती है इसकी, लगभग 40 से 45 क्विंटल दाना के प्रति हेक्टेयर होती है। साथ में 70 से 80 क्विंटल भूसा प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है, जबकि देसी लंबी किस्मों में इसकी लगभग आधी उपज प्राप्त होती है। देसी किस्मों में असिंचित अवस्था में 15-20 क्विंटल ही प्राप्त होती है। और भंडारण इस दानों में 10 से 12% नमी होनी चाहिए। इसके आगे जो नमी होगी तो हमारा ग्रेन खराब हो जाता है। और इसमें जब भंडारण किया जाता है तो मैलाथियान 50% के घोल को 3 लीटर प्रति 100 वर्ग की दर से छिड़क देना चाहिए। उसके बाद में हमारी बोरियों को लगाना चाहिए। और इसके बाद में हमारा आज का टॉपिक ही समाप्त होता है। आप तक अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए यूट्यूब के हमारे चैनल के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम अगले अभी 1-2 दिन में क्लास चालू करने वाले हैं एग्री नॉलेज बाय मंजेश गौतम यूट्यूब चैनल पे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।